morning, student. Today we are studying lesson number 2, New Kings and Kingdoms. And today our topic is agriculture and irrigation. एग्रीकल्चर, अभी तक हमने चोलाज एम्पायर के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से चोलाज ने अपने एम्पायर को बढ़ाया और वहाँ के टेम्पल्स के बारे में पढ़ा था। आज वहाँ के एग्रीकल्चर और सिंचाई, इरिगेशन में सिंचाई के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। तो अंडर चोलाज पीरियड, फर्स्ट इज large scale cultivation was started, forest was cleaned, मीन्स कल्टीवेशन जो भी था वो एक लार्ज स्केल पर होने लगा था। और उसके लिए जब अगर लार्ज स्केल पर हम एग्रीकल्चर करेंगे तो उसके लिए लैंड की ज़रूरत होगी, तो उसके लिए फॉरेस्ट को क्लीन किया जा रहा था, मीन्स जंगलों को काटा जा रहा था। लैंड वाज लेवल्ड, मीन्स जंगलों को काटेंगे तो एग्रीकल्चर के लिए हम क्या कर रहे थे, लैंड को एक लेवल पे ला रहे थे, समतल कर रहे थे। एंड कैनल वर कंस्ट्रक्टेड टू कैरी वाटर टू द फील्ड, और कैनल बनाई जा रही थी, नहरें बनाई जा रही थी। मीन्स हमने आपको बताया था कि चोलाज एम्पायर नदी के किनारे पर था, वहाँ से कावेरी कृष्णा नदी चोलाज को अवेलेबल थी। देन उस कावेरी कृष्णा नदी के आसपास चोलाज एम्पायर फैला हुआ था, तो नदी से गांवों तक पानी लाने के लिए, नदी के आसपास के जो एरिया नहीं थे वहाँ तक पानी अगर लाने के लिए वो कैनाल्स बना रहे थे, नहरें बना रहे थे, ताकि उनके खेतों पर पानी आ जा सके जब रेन वाटर नहीं हो। इन मेनी एरियाज 2 क्रॉप्स वर ग्रोन इन अ ईयर, और बहुत सारे ऐसे एरिया थे जहाँ पर एक साल में 2 बार फसलें उगाई जा रही थी। तो इस तरह से वो एग्रीकल्चर को डे बाय डे डेवलप कर रहे थे, आगे बढ़ा रहे थे। अ वेराइटी ऑफ मेथड वर यूज फॉर इरिगेशन सिंचाई के लिए भी कई वैरायटी, कई मेथड वो यूज़ कर रहे थे जो कि उससे पहले नहीं किए जा रहे थे। फर्स्ट है वेल्स वर ड्रग, कुएं खोदे जा रहे थे पानी को स्टोर करने के लिए। टैंक्स वर कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए टैंक्स बनाए जा रहे थे ताकि उन्हें साल भर पानी मिल सके। कैनल वर यूज टू सप्लाई वाटर, और कैनल का मैंने आपको पहले भी बताया है कि नदियों से नहरें बनाई जा रही थी और उन्हें गांवों तक लाया जा रहा था ताकि साल भर उन्हें पानी मिल सके और एग्रीकल्चर अच्छी हो सके, उनकी खेतीबाड़ी अच्छी हो सके। तो ये थोड़ा सा हमने उनकी एग्रीकल्चर और सिंचाई के बारे में जाना। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द एडमिनिस्ट्रेशन इन द एम्पायर। अब एम्पायर में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। देन फर्स्ट हम लेंगे सेटलमेंट ऑफ पीजन्स, मीन्स जो किसान थे उनका समूह उर कहलाता था। किसानों के समूह को वहाँ पर उर कहा जाता था, और इस तरह के कई सारे उर मिलकर एक नाडु बनाते थे। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, किसानों के समूह को, किसानों के बस्तियों को, सॉरी समूह की जगह बस्तियों को, किसानों की जो बस्तियां थी वो उर कहलाती थी, और इस तरह की कई बस्तियां मिलकर, मीन्स बहुत सारे उर मिलकर एक नाडु बना रहे थे। तो नाडु मीन्स ग्रुप ऑफ विलेज, गांव का ग्रुप। नाडु मीन्स गांव का ग्रुप। अब इन सब में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था, तो द विलेज काउंसिल एंड द नाडु परफॉर्म सर्वल एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन। एग्जाम्पल है प्रोवाइडिंग जस्टिस, कलेक्टिंग टैक्स। मीन्स गांव के जो परिषद थी, जो उर था उनकी परिषद बनती थी, एंड नाडु में जो हेड थे वो लोग परफॉर्म करते थे एडमिनिस्ट्रेशन में, वो होलसेल हुआ करते थे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। और वो ही जैसे किसी भी चीज़ पर न्याय करना है, टैक्स कलेक्ट करना है, ये सारे काम यही लोग किया करते थे। अभी इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि ब्राह्मण काफी टेम्पल्स जो ब्राह्मण रन करते थे वो काफ़ी पावर में आ गए थे, तो ब्राह्मण भी काफ़ी कुछ एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे। कैसे संभालते थे ये अभी देखते हैं कि ब्राह्मण जो है वो एक सभा बनाते थे। सभा, वहाँ पर सभा द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन को संभाला जाता था। ब्राह्मण जो होल थे, जो टेम्पल्स के हेड होते थे ब्राह्मण्स, उनके द्वारा सभा बनाई जाती थी। तो सभा क्या थी, असेंबली ऑफ प्रोमिनेंट ब्राह्मणास और लैंड होल्डर्स, मीन्स जिनको बहुत ज़्यादा जमीन मिल जाती थी, वो जो पावर में आ जाते थे ब्राह्मण, उनकी असेंबली
क्या कहलाती थी? सभा कहलाती थी। अब इस सभा के सदस्य कौन कौन हो सकते थे? तो हु कुड बी मेंबर ऑफ द सभा, ये थोड़ा सा हम जानते हैं। तो ऑल दोज हु विश टू बिकम मेंबर ऑफ द सभा शुड बी ऑनर्ड ऑफ लैंड फ्रॉम विच लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड। फर्स्ट तो जो भी मेंबर बनना चाहते थे उस सभा के, वो क्या होने चाहिए? उनके पास एक जमीन होनी चाहिए और उस जमीन का टैक्स उन्होंने, मतलब टैक्स देते हों, उनका टैक्स उस राजा को दिया जाता था। ऐसी जमीन का उनको ऑनर होना चाहिए। दे शुड हैव देयर ओन होम, ऑन होम मीन्स उनका खुद का घर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनके पास जमीन नहीं हो। सेकंड, थर्ड है दे शुड बी बिटवीन 35 एंड 70 ईयर्स ऑफ एज। उनकी एज क्या होनी चाहिए? 35 से 70 ईयर के बीच में होनी चाहिए। दे शुड हैव नॉलेज ऑफ द वेदास। उनको वेदास का नॉलेज होना चाहिए, मीन्स उन्हें ज्ञान भी अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ जमीन हो या पैसा हो गया तो वो सभा के मेंबर बन जाएंगे, उनको नॉलेज भी होना चाहिए। दे शुड बी वेल वर्स्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन मैटर एंड हॉनेस्ट। अब उन्हें क्या होना चाहिए? वेदों का तो नॉलेज होना ही चाहिए, इसके साथ साथ जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन हैं, मतलब जितना भी कामकाज जो संभालते हैं उसका अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए। और उसके साथ साथ सबसे जरूरी था वो हॉनेस्ट होने चाहिए, मीन्स ईमानदार होने चाहिए। ठीक है। इफ एनीवन हैज अ मेंबर ऑफ एनी कमिटी इन द last 3 years he cannot become a member of another committee। अगर कोई लास्ट 3 ईयर तक से किसी कमेटी का मेंबर हो, दूसरी कमेटी का मेंबर हो, तो उसे इस सभा का मेंबर नहीं बनाया जा सकता था। ठीक है, वो दूसरी कमेटी से नहीं जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो इस तरह से हमने ये जाना कि किस तरह से वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन संभाला जाता था, विलेज काउंसलिंग और नाडू द्वारा, और सेकेंडली सभा के द्वारा वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन संभाला जाता था। नेक्स्ट लेसन में हम फिर मिलेंगे। गुड बाय।